सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आ जाइए सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मैं अच्छे बच्चे, एकदम बढ़िया। एप्लीकेशन और रोल नंबर वो तो उनके लिए है ना, जो पिछली बार जिनका जेआरएफ नेट हुआ था, तो जो पहले दे चुके हैं उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो लिखना था, जो मतलब एग्जाम वाला। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, लास्ट नहीं है, अभी 1-2 क्लासेस हों, इस महीने में हो जाएगा। अभी सब भेज दी है, नई क्लासेस ऐड होनी, बस अब फुल ऑन स्पीड से पढ़ाई करनी है। हर क्लास 2-2 घंटे की होगी। 1834 है बेटा, 24 नहीं है। एलआर की लास्ट क्लास कल होगी बेटा, कल एलआर की लास्ट क्लास होगी। इसको एक बार गूगल कर लीजिए, क्योंकि वो 3 कमीशन है, उनका अलग अलग नाम है, समझ रहे हो? 1948 का कमीशन, 52 का कमीशन और उसके बाद 64 वाला। ठीक है जी, चलो अब बातें बंद। अब यहां पर ध्यान से सुन लो, आप लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अब ध्यान से सुन लीजिए। 1 मिनट लूंगा, उसके बाद फिर आपको आगे बताऊंगा जो भी करना है या नहीं करना, कैसे करना है। आप लोगों को पता है कि इस बार अराउंड 35, मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं, शिफ्ट्स के पेपर हुए हैं। 35 शिफ्ट्स के पेपर हुए हैं टोटल, ठीक है। और अभी पेपर वो अपलोड नहीं हुए हैं, बट हम लोगों के पास वो हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड, आप लोगों से ही वो कलेक्ट किए थे। वेबसाइट पे वो 2-4 दिन के अंदर आपके अपने अपने सब्जेक्ट्स के आ जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पहली बार दे रहे हो, अगर आपने शीट्स डाउनलोड की थी तो फिर तो आपको पता होगा कि आपका पेपर कैसा आया था। ठीक है जी, तो टोटल 30 शिफ्ट्स के पेपर हुए हैं, और आप समझ सकते हो अगर 35 शिफ्ट्स हुए हैं तो 1750 क्वेश्चन होंगे, राइट? कितने? 1750 क्वेश्चन जो इस बार हुए थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि 1750 क्वेश्चन को डिस्कस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट मैं ये चैलेंज डेफिनेटली एक्सेप्ट करूंगा और मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। तो इन 1700 क्वेश्चन की क्लास मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर, जब भी मुझे सही लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी 3-4 पेपर के आंसर किया वो एक बार फाइनल हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार बहुत, समझ रहे हो ना, बहुत
डबल क्रॉस 3-4 बार चेक करने के बाद ही आपको डिस्कस करना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे भी हो, प्लस पे हो, स्पेशल में हो, जहां पे भी हो। तो ये ना सीरीज साथ में चलेगी, थोड़ी थोड़ी जितना भी होगा। और हम सबसे पहले जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है ना, क्योंकि देखो अगर 50 क्वेश्चन होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन है, आपको फुल फ्लेज पीडीएफ भी बाद में मिल जाएगी जो सिंपल है। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, तक्षशिला ये हुआ, समझ रहे हो ना, तो स्टैटिक पोर्शन हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी आपको नॉर्मल पीडीएफ मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये मान के चलो कि 1750 में से अगर हम 400 मान लेते हैं कि 400 क्वेश्चन है वो स्टैटिक होंगे, है ना, कि तक्षशिला ये हुआ था, एआईसीटी कब आया था, यूजीसी की, ठीक है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, जिसमें लॉजिक की कोई बात नहीं होती है। बाकी मान के चलते कि 1350 क्वेश्चन है हमारे पास जो एक्चुअली में एनालिटिकल क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये हम शुरू करने वाले हैं अभी, ठीक है जी। ये आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे, और जैसे ही पेपर खत्म होगा उसकी फुल फ्लेज पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। और इस क्लास की टाइमिंग हम वही रात को 8, सवा 8 बजे रखेंगे, ठीक है। 1 घंटे 45-50 मिनट की क्लास रखेंगे ताकि आपको अलग से टाइम भी ना देना पड़े और आप बड़े आराम से उस क्लास को क्या कर सको, अटेंड कर सको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे 8 बजे के आसपास इसका टाइम रखेंगे ताकि सब बच्चे उसको अटेंड कर पाए और सारी चीजें उसको कवर कर पाए। इस वीक में सुबह का, शाम का रखेंगे, अगले वीक में हम सुबह का रख लेंगे, मतलब मार्च से, ठीक है। अभी थोड़ी सी ठंड है, 4-5 दिन के अंदर और थोड़ी कम हो जाएगी, तो सुबह आप लोगों के लिए भी उठना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो रात को अभी 8 बजे के आसपास इसकी क्लास को रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात शुरू करते हैं हमारी हायर एजुकेशन की। कल लॉजिकल रीजनिंग आपका खत्म हो जाएगा, बाकी भी मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। आज आप लोगों के लिए शाम को एक बहुत बहुत बड़ी, बहुत अच्छी वाली एक इंटरव्यू आने वाली है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका पेपर 1 में 100 परसेंटाइल आता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पेपर 1 में 100 परसेंटाइल आता है, और कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका टोटल में 100 परसेंटाइल आता है ना। यस और नो? आप लोगों ने देखा होगा जब से हमने AIR 1 की इंटरव्यू, समझ रहे हो ना, लोगों को AIR 1 के बारे में पता भी नहीं होता था जब मैंने इंटरव्यू ली, और उसके बाद आजकल, मगर आज जो मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू लेके आऊंगा ना, जो आज मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू लेके आऊंगा, उसमें एक ऐसा स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जिसने पेपर 1 में भी 100 परसेंटाइल लिए और ओवरऑल भी 100 परसेंटाइल। हमारी एक ऐसी स्टूडेंट जिसने पेपर 1 में भी 100 परसेंटाइल लिए हैं और ओवरऑल में भी 100 परसेंटाइल लिए, समझ रहे हो ना। वो सिर्फ इस वजह से ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, आपको पता चल सके कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते। उनका एजुकेशन, उनका एजुकेशन। चलो पेपर 1 के लिए बेटा भी एक ही क्लास चलती है। ओके, हम यहां पर थे, प्लीज बातें बंद, शाम को आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देखो अब वैल्यू एजुकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था। अच्छा मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, यहां पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एक ना टॉपिक जो वैल्यू एजुकेशन से सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटे, वैल्यू एजुकेशन से पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टेजेस ऑफ वैल्यूज। स्टेजेस ऑफ वैल्यूज, कौन सा? स्टेजेस ऑफ वैल्यूज। स्टेजेस ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ वैल्यू की अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके थ्रू क्या होती हैं,
वो वैल्यूज हैं वो क्रिएट होती हैं, जिसके थ्रू क्या होती हैं, वैल्यूज क्रिएट होती हैं। है ना। तो उस स्टेज को हम सीक्वेंस वाइज आपसे पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है बेटा, वो सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है। राइट, तो उसको भी समझना है। अभी पहले पढ़ लें, पहले पढ़ लें बेटा, बाकी बातें बाद में, जो भी आपकी क्वेरी है मैं देख लूंगा। पहले मैं अभी पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो अब इसको समझने की कोशिश करो, इसको नोट डाउन करो। ये जो स्टेजेस है ना वैल्यूज की, ये आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, स्टेजेस सीक्वेंस वाइज। अब बात आती है सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन की। जो वैल्यू एजुकेशन है ना, जो वैल्यू एजुकेशन है वो कैसे आप लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, कि हम जो वैल्यू एजुकेशन हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द वेज। सबसे पहले तो कि अगर वैल्यू एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम ये बोल लेंगे कि हाँ भाई एक सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर हम नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं ना, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सभी में कुछ ना कुछ तो वैल्यू सिस्टम होता है जो हमें सिखाया जाता है। यस और नो। ऐसा नहीं है कि ये अलग से ही हम इसको शुरू करेंगे। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको सिखाया जाता है। देन आता है को करिकुलर एक्टिविटीज। अब ये को करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। जैसे यूथ फेस्ट हो जाता है, स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, अदर कोई कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी। क्योंकि देखो आप उसमें ग्रुप बनता है, आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, उनके साथ डिस्कशन करते हो ना, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, आपको एक समझ रहे हो ना। जैसे हम वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अकेले नहीं सीख पाते, वो सिर्फ हम ग्रुप में सीखते हैं। ये तो बात मानते हो ना। हम कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी लाइफ की जिसको हम अकेले नहीं सीख पाते, उसको हम हमेशा एक ग्रुप में सीखते हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे जो मर्जी मेहनत करते रहो, बट अगर आप किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे हो तो उससे आप लोगों को एक वो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसकी समझ आती है। उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। जैसे आपके स्कूल में एक्टिविटीज होती थी ना, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, गाइड्स, रेड क्रॉस सोसाइटीज बनी होती थी। ये सारी सोसाइटीज क्यों बनाई जाती हैं, ये सारी सोसाइटी इसी वजह से बनाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर वो जो वैल्यू एजुकेशन का सिस्टम है, वो जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। स्टूडेंट्स को वो वैल्यूज प्रोवाइड की जा सके, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर उन वैल्यूज को इनकलकेट किया जा सके। बेटा रनिंग नोट बनाया करो। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट तो देखो हम अपने इन्वायरमेंट से कितना सीखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम वैसे बन जाते हैं जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। जैसे सपोज करो कोई बंदा थीफ है, कोई बंदा चोर है, अगर उसके घर में कोई बच्चा है, मतलब उसका जो बेटा है, आपको लगता है कि उस थीफ का जो एटीट्यूड है उसका उसके बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है उसका बच्चा भी आगे चोर बने। यस और नो। सराउंडिंग का असर होता है या नहीं होता? जैसे आप अपने घर पे देखो, अगर आपके पापा सिगरेट पीते हैं या आपके पापा ड्रिंक करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप भी इस चीज में जा सकते हो, आपका भाई इस चीज में जा सकता है, आपकी बहन इस चीज में जा सकती है? यस और नो। मतलब जिस तरीके का इन्वायरमेंट हम देते हैं या जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस तरीके से चीजें काम करती हैं। मतलब हमारी इन्वायरमेंट का हम पे बहुत असर होता है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, अगर हमें बुरा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा नहीं होगा, तो हम उस तरीके से बिहेव करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट है वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है हमारे लाइफ पे। सेकंड में तो कुछ नहीं बेटा, ये तो वही बताया हुआ था ना, ये वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। पहला सब्जेक्ट था, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी। नीड फॉर इंपार्टिंग एजुकेशन, इंक्लूसिविटी।
इंक्लूसिविटी, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब पता क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी बिना किसी पार्शियलिटी के। ठीक है जी। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है कि हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी इक्वालिटी के बेसिस पे। ऐसा ना हो कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करें। जैसे आप लोगों को याद होगा जब हमने कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ा था, तो कोठारी कमीशन में एक कंसेप्ट था, कौन सा? कॉमन स्कूल। एक कंसेप्ट था बेटा, कौन सा? कॉमन स्कूल। उस कॉमन स्कूल के अंदर क्या था कि भाई चाहे कोई बड़ा स्कूल है चाहे कोई छोटा स्कूल है, किसी के साथ भी आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते, हर किसी को एजुकेशन दी जाएगी। है ना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे यहां पर है, ठीक है, जैसे हम पढ़ाते हैं, अब हमें, चलो ये तो प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप लोगों ने क्या किया हुआ है, अपना सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, आपने इस चीज के लिए पे किया हुआ है। जब सपोज करो हम फ्री प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां तो हमें नहीं पता ना कि हमारी क्लास में कौन आ रहा है, हमारी क्लास में कौन से रिलीजन का बच्चा आ रहा है, हमारी क्लास में कौन सी कास्ट का बच्चा आ रहा है, कितने बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, कितने ईवीएस से हैं, कितने समझ रहे हो ना। सो दिस इज समथिंग लाइक हम इंक्लूसिविटी रखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी ना हो। देयर शुड बी नो पार्शियलिटी, इक्वालिटी हो, किसी तरीके की कोई पार्शियलिटी ना हो। इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे अच्छे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि हमें लोगों को, हमें बच्चों को मॉडर्न वैल्यूज तो देनी ही देनी है, बट उसके साथ साथ हमने अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी छोड़ना नहीं है। समझ रहे हो ना। सो इट शुड बी अ ब्लेंड। ये क्या होना चाहिए? एक तरीके से ब्लेंड की तरह होना चाहिए कि हम एक लेवल पे हम ट्रेडिशन को और मॉडर्न कंसेप्ट, उन दोनों को मिला के चलेंगे। हम ऐसा देखेंगे कि हाँ भाई, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है और मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। हमें दोनों का क्या क्या लेके चलना है? हमें दोनों का एक तरीके से मिक्सचर लेके चलना है, ट्रेडिशन को भी नहीं भूलना है। डाइवर्सिटी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये आपको पता ही है, नॉर्मल पॉइंट है डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी, जैसे बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे देश की खासियत ही ये है कि यहां पर यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है। हर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग कास्ट के, समझ रहे हो ना, कितने सारे लोग हैं, मगर फिर भी वो एक देश का हिस्सा है, एक देश की प्रगति के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन तो आप लोगों को पता है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कल्चर है जिसने पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। हाँ बेटा, केवीएस सर की बुक ले सकते हो, एक विलेज बना दिया है। आप लोगों को पता, जैसे आप यहां पे बैठे हो, आपका कोई दोस्त, आपकी फैमिली का कोई मेंबर कनाडा में है, तो आप एक सेकंड में उसको वीडियो कॉल पे देख सकते हो। यस और नो? जब आपका दिल करे आप उनको कॉल कर सकते हो, जब आपका दिल करे आप उनको मैसेज भेज सकते हो। समझ रहे हो ना। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, है ना बेटा। आज से अगर आप 10 साल पहले की बात करोगे तो शायद ये चीजें उतनी पॉसिबल नहीं थी जितनी आज पॉसिबल है। सो दिस इज समथिंग ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन, राइट। मास एंड सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया, अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, मास मीडिया क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है, मास मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, इन चीजों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो जो मास मीडिया है, मास मीडिया का मतलब क्या है? कि हमारे पास एक मीडियम है, व्हाट वी हैव, हमारे पास एक मीडियम है, जिस मीडियम का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ पिलर ऑफ कम्युनिकेशन जैसे बोल दिया जाता है कि एक मैसेज, एक मीडियम के थ्रू हम अपना मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं।
वी कैन स्प्रेड, हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत लार्ज ऑडियंस तक अपने मैसेज को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। यस और नो, हम लार्ज ऑडियंस तक अपने मैसेज को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो मास मीडिया और सोसाइटी, मास मीडिया हुआ, सोशल मीडिया हुआ, इनका हमारी वैल्यूज पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों तरीके का होता है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। ये वाला वो टॉपिक था मैं जो आप लोगों को बोल रहा था, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, राइट, ये वाला। नीड फॉर इंपार्टिंग वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन को किस तरीके से इंपार्ट किया जाता है, ये 4 स्टेप्स हैं। कलेक्शन, असेसमेंट, क्लैरिफिकेशन और कंसोलिडेशन। देखो आप याद रखिए, सबसे पहले तो आप कलेक्ट करोगे, शुरू कहां से करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कंसोलिडेशन एग्जैक्ट मैं ना आपको हिंदी में मीनिंग बताता हूं, वैसे कंबाइन होता है, मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं आपको कंसोलिडेटेड का, क्योंकि मैं हिंदी में नहीं समझा पा रहा हूं, वेट। एक एक बनाना, समझ रहे हो ना, संगठित करना, क्या करते हैं जिसको बोलते हैं संगठित करना, सारी चीजों को एक बनाना, मर्ज कर देना। तो आप इतना याद रख सकते हो कि सबसे पहले आप कलेक्ट करोगे और लास्ट में क्या करोगे, कंसोलिडेट कर दोगे, इतना तो कन्फर्म है। उसके बाद यहां पर असेसमेंट आएगा और असेसमेंट के बाद क्या आएगा, क्लैरिफिकेशन। असेसमेंट के बाद क्या आ जाएगा आपका, क्लैरिफिकेशन, है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, CACC। बस ये याद रखिए, स्टार्टिंग में कलेक्ट करेंगे, लास्ट में कंसोलिडेट करेंगे, और बीच में क्या रख दो, AC रख दो, एयर कंडीशनर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू इमिटेशन, पहले वैल्यूज को कलेक्ट करना, देखना, समझना, परखना, फिर अपने इंसाइट्स देने उस चीज को, समझ रहे हो ना। असेसमेंट देने का मतलब फिर आप अपने इंसाइट्स देते हो, जैसे इनर इवैल्यूएशन हो गया, उस चीज के लिए इंसाइट्स लेना, मोर बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ के बारे में सोचना, और उस चीज के बारे में, उस चीज के व्यूज के बारे में समझने की कोशिश करने की, और क्या अच्छा किया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन, और क्या अच्छा हो सकता है। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फिर उन चीजों में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, एक्शन बेस्ड अप्रोच, समझ रहे हो ना, इन ऑर्डर टू मेक चॉइसेस एंड टेक एक्शन ऑन देम एंड हाउ दे इंपैक्ट ऑन अदर्स, उसको क्लैरिफाई करना, उसके अंदर और क्लैरिटी लेके आना। यार अच्छा यार, ये यहां पर हम पहले इसको असेस कर रहे थे, तो असेस करने में हम हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसको क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करने के बाद हम सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, एक तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं, सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं हम लास्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। वी जस्ट इंटीग्रेटेड देम, मर्ज कर देते हैं, मतलब एक कर देते हैं। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन कितनी सारी शिफ्ट में आप लोगों को पूछा गया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं कितनी सारी शिफ्ट्स में पूछा गया था। लास्ट में बेटा कंसोलिडेट कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। हाँ, ये सीक्वेंस ही है। मैचिंग में भी, अरे हर जगह पे आता है, मैं बोलता रहा हूं, ये टॉपिक आपको हर जगह पे पूछा जाता है, ये टॉपिक आपको हर जगह पे पूछा जाता है। हाँ, सीक्वेंस ही ये है, इस वजह से यही पूछा जाता है। डेफिनेटली आपने किसी ना किसी शिफ्ट में इस क्वेश्चन को जरूर से देखा हो, है ना। अच्छा ना, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, मैंने एक्चुअली 1 मिनट में आता हूं, ठीक है, मुझे ना प्यास लग रही है और मैं पानी की बोतल भूल गया आज। 1 मिनट का वेट करो, ठीक है।
ओके चलिए, गर्मी हो गई ना यार। चलिए, तो ये समझ आ गया आप लोगों को पॉइंट कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप वैल्यूज को कलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको असेस करेंगे, उसके बाद उसको क्लैरिफाई करेंगे और देन आप उनको क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर देंगे। टेलीग्राम कॉमर्स नेट अचीवर सर्च करके ज्वाइन करो को आप मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, ओके। हो गया बेटा, ये कल पढ़ा दिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेनली पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को, इसके अंदर कुछ नहीं है। मेन है जो वो ये वाला है, ये वाला टॉपिक यहां पर। ठीक है, ये स्टेजेस ही पूछी जाती, या तो असर्शन और रीजन पूछा जाएगा या फिर स्टेजेस से पूछा जाएगा। दे विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम असर्शन एंड रीजन, या फिर स्टेजेस से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, सम जनरल स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए। तो ये वैल्यू एजुकेशन है। वैल्यू एजुकेशन में आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, दो तरीके का पूछा गया है। एक तो वैल्यू एजुकेशन को रिलेटेड एक जनरल स्टेटमेंट दे दी जाती है, समझ रहे हो ना। एक क्या दे दी जाती है बेटे, एक जनरल स्टेटमेंट दे दी जाती है आप लोगों को कि वैल्यू एजुकेशन ऐसी होती है वैसी होती है, समझ रहे हो ना। लाइक कि वैल्यू एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, क्या सिर्फ अगर हम सब्जेक्ट की तरह अगर इसको ऐड कर देंगे तो उससे काम चल जाएगा। अगर ऐसा लिख दिया कि सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया दैट इज इनफ, तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट की तरह ही कर दिया तो फिर तो वो तो गलत हो जाएगा ना, है ना। कि अगर सिर्फ एज अ सब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये एक हमारा एक सब्जेक्ट है, वो तो गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस ना करके ये सोचा जाए कि किस तरीके से हम बच्चों के अंदर इन चीजों को इनकलकेट कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, शुड बी अप्लाइड प्रैक्टिकल वे में, राइट। हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन आया, मैं उसका आंसर करता हूं। एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको ना छोटा सा एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से समझना। 2012 से लेके 2018 जुलाई तक, ठीक है जी, ये जो एग्जाम होते थे वो किसके द्वारा कंडक्ट होते थे, वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट होते थे, और ये ऑफलाइन एग्जाम होते थे। मतलब जब हमारा जेआरएफ हुआ था तब हमने भी ऑफलाइन ही दिया था। फिर वो यहां से अगला जो एग्जाम हुआ था कौन सा, 2018 दिसंबर का। यहां से फिर किसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया, एनटीए ने, और ये एग्जाम हो गया आपका ऑनलाइन। ये एग्जाम हो गया आपका ऑनलाइन। थोड़ा बहुत नहीं, सिलेबस भी 2019 में थोड़ा बहुत चेंज हुआ था मगर बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इसके बाद 2018 दिसंबर में टोटल कितने एग्जाम हुए, 10। सबसे पहला जो 2018 का एग्जाम हुआ था 2018 दिसंबर में 5 दिन तक एग्जाम चला था और टोटल 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इससे पहले एक एक में ही होता था। फिर 2018 के बाद जून 2019 में फिर से एग्जाम होता है। कितने को सेट हुए, 10। जून 2019 में भी कितने सेट मिले आप लोगों को, 10। उसके बाद अगला जो एग्जाम हुआ वो हुआ दिसंबर 2019 में, मतलब 19 तक सब सही चल रहा था, और दिसंबर 2019 में भी आपके पास कितने सेट हुए, 10। पेपर में 1 की बात कर रहा हूं, आप अपना तो अलग अलग होगा। उसके बाद फिर भगवान की कृपा से कोविड हो गया, है ना। भगवान नहीं, चलो चाइना की कृपा मान लो। कोविड की वजह से
जो आपका एग्जाम हुआ वो चला गया सितंबर 2020 में, मतलब सितंबर 2020 में शुरू हो गए थे, अक्टूबर नवंबर तक वो चलते रहे। और यहां पर टोटल कितने सेट में पेपर हुआ? 24। 24 शिफ्ट में ये पेपर हुआ। 24 शिफ्ट में ये पेपर हुआ, राइट। उसके बाद सितंबर के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम शुरू हुए वो कब से शुरू हुए? वो अक्टूबर में। अभी एग्जाम कब से शुरू हुए थे? नहीं, नवंबर, 20 नवंबर से ना। तो नवंबर 21 से मान के चलो, नवंबर 21 से मान के चलो। और यहां पर कितने शिफ्ट में पेपर हुआ? 35। तो पीवाईक्यू के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहां से लेके यहां तक इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो टोटल कितने सेट हुए ये? 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, तकरीबन 89 सेट्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन में हमें हेल्प करने वाले हैं। अब आप लोगों को एक बात क्लियर है, ये वो सारे सेट हैं जो एनटीए ने कंडक्ट किए हैं। खजाना है, इसको प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी हमारी है, हम आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप इस 89 सेट को देखते हो तो कितने क्वेश्चन हैं? ये 4500 के करीब क्वेश्चन, 4500 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे, 5000 ही लगा के चलो। तो हम आपको ये सारे सेट प्रोवाइड करेंगे, इन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपको पीवाईक्यू भर भर के मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें फर्क क्या है कि आपको पता है कि मेरा जो टारगेट है पहले वो ये वाले 35 पेपर सॉल्व करवाना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि लेटेस्ट हुए जो सबसे पहले हुए हैं 2021 वाले, मेरा टारगेट ये है। हाँ, ये वाले सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, और जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप ये सोचो कि सर ये सारे क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपको भी पता है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट इवन पॉसिबल। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम मिलके इन सारे पेपर्स को सॉल्व करेंगे, राइट बच्चे। हम लोग मिलके इन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपको हर एक दिन एक पेपर मिलता रहे, राइट। अभी ये 35 पेपर है, ये 24 पेपर्स तो रेडी हैं, ठीक है। इसमें से 4 पेपर रह गए हैं जिनको क्रॉस चेक करना है। ये एक बार हो जाए 24 पेपर, तो ये तो मैं आपको पूरी की पूरी बड़ी पीडीएफ दे दूंगा, समझ रहे हो ना। पूरी 1800 पेजेस की, 1900 पेजेस की होगी, ये 24 सेट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये वाले हम क्लासेस में डिस्कस करना शुरू कर देंगे, फिर जैसे जैसे इनका काम होता जाएगा ये भी आप लोगों को मिलते जाएंगे, ठीक है जी। यूनिट वाइज पॉसिबल हुआ तो यूनिट वाइज देखेंगे, नहीं तो फिर जैसे भी पॉसिबल होगा वैसे आप लोगों के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है जी। बट ये मान के चलो कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो। अब आता है एनवायरमेंट एजुकेशन, नेक्स्ट टॉपिक है। पेपर 2 के भी मिलेंगे, कॉमर्स के भी मिलेंगे, मैनेजमेंट के भी मिलेंगे, सब पे काम हो रहा है। अनअकैडमी वालों को पूछता हूं कि मैं भी अपनी किताब छाप दूं, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हम भी छाप देंगे। चलिए, एनवायरमेंट एजुकेशन। एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, देखो ध्यान से सुनो। एनवायरमेंट एजुकेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि हम एनवायरमेंट को लेके, जो हमारा एनवायरमेंट है उसको लेके हम कितने सीरियस हैं। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट को लेके
अगर हम इन्वायरमेंट को लेके खुश नहीं हैं, अगर हम इन्वायरमेंट को लेके सीरियस नहीं हैं, हाँ इसी यूनिट में ये टॉपिक, तो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो इन्वायरमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा इतने सारे नेचुरल डिजास्टर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? इसी वजह से आते हैं ना, क्योंकि हम उस चीज के बारे में सोच नहीं पाते, हम उस चीज के बारे में समझते नहीं, हम इन्वायरमेंट को खराब करते रहते हैं, हमें लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आप तो समझदार हो, आप तो सारी चीजों को सही कर दोगे, मगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक साल पहले चेंज नहीं हुआ था, 2019 जनवरी में चेंज हुआ था सिलेबस। जैसे लोग हैं वो कचरा फैला देते हैं, जैसे सपोज करो दुकान से कोई पैकेट खरीदा खाने का, उसको खाया, उसका पैकेट वहीं पे फेंक दिया। यस और नो? होता है या नहीं होता? हम अक्सर अपने आसपास अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे पानी की बॉटल्स पीते हैं और फेंक देते हैं, जबकि आपको पता है कि इस दुनिया में प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, है ना? प्लास्टिक इस दुनिया का एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो मॉर्टल पता नहीं इमॉर्टल है, जो कभी खत्म नहीं होता। उसे जला दो, उसे फूक दो, उसे दबा दो, उसे खा लो, कुछ भी कर लो। है ना? तो इस वजह से तो यहां पर जो इंपॉर्टेंस हो जाती है वो हो जाती है कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उसका मेन रीजन क्या था शुरू करने का स्वच्छ भारत अभियान को? ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई इन्वायरमेंट को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है ना? उतना हमारे लिए ही अच्छा है। यस और नो? सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क। इस वजह से ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया। यस ये हमारा BS6 है ना, समझ रहे हो ना? CNG लेके आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां कम चलेंगी, 15 साल पुरानी गाड़ियां जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा सड़क पे कई बार आपके सामने एक ऐसा व्हीकल जा रहा होता है जो पूरी सड़क को एकदम से काला कर देता है, उसमें से इतना धुआं निकल रहा होता है। देखा होगा आप लोगों ने, इतना धुआं होता है ना उससे, मतलब इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है ना, लोग ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं। मैं तो बाइक को साइड पे लगा के खड़ा हो जाता हूं यार कि पहले इसको निकल जाने दो। होता या नहीं होता ऐसा? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो इस वजह से ये वो वाली चीजें हैं जिसको सुधारने के लिए, जिसको सही करने के लिए हमें यह बोला गया कि इन्वायरमेंट एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करो। अब इन्वायरमेंट एजुकेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइज एफर्ट्स टू टीच हाउ नेचुरल इन्वायरमेंट फंक्शन, कि किस तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काम करता है, एंड पर्टिकुलरली हाउ ह्यूमन बींग्स कैन मैनेज बिहेवियर एंड इकोसिस्टम टू लिव सस्टेनेबली। क्योंकि आप लोगों को अभी कल से पीपल और डेवलपमेंट वाला जो कोर्स शुरू होगा वहां पर हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आज, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी रहे हो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। ऐसा ना हो कि आज आप सारा पानी ही खत्म कर दो दुनिया का, आने वाले लोग पानी के लिए तरस जाएं। सिक्योर करना है फ्यूचर को भी, आज भी अपनी जरूरतों को पूरा करना है बट इतना भी पूरा नहीं करना है कि आने वाले कल में जो बच्चे, जो न्यू जनरेशन आएगी उनको
वो सारी चीजें देखने तक ना मिले, कि उनको वो सारी चीजें देखने तक ना मिले, ऐसा। यस, तो इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड इंटीग्रेटिंग बायोलॉजी केमिस्ट्री। अब ये जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें देखो सब सारी चीजें आ जाती हैं, बायोलॉजी भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, समझ रहे हो, जो साइंस से रिलेटेड आ जाती हैं। एक बार ना आपको पेपर में यूनेस्को की फुल फॉर्म ही पूछी गई थी, ये देखो ये लिखी हुई है ना, यूनेस्को की फुल फॉर्म ही आप लोगों को पूछी गई थी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन states that EE मतलब environment education is vital in imparting an inherent respect for nature amongst society and in enhancing public environment awareness, कि पब्लिक को के अंदर कैसे अवेयरनेस लेके आए हम एनवायरमेंट को लेके। यहां पर कुछ चीजें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है। UNESCO emphasized the role of EE in safeguarding future global development on societal quality of life through the protection of environment, eradication of poverty, minimization of inequality and insurance of sustainable development। 2014 में बेटा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कोई भी, यहीं पर है हमारा एक सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है और बाकी हमारी क्लास ऐसे ही चलती है, ठीक है, कोई ग्रुप नहीं है, तो आप प्लीज इन सारी बातों में मत आइए, फिलहाल पढ़िए। यूनेस्को ने 2014 में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी एनहांस होगी, हमारे जो यहाँ पर पॉवर्टी है, समझ रहे हो ना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब जो पॉवर्टी है वो भी खत्म करनी है, जो इनइक्वालिटीज है उसको भी खत्म करना है, और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ आ गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हमें आज को भी बचाना है और आने वाले कल को भी बचाना है, हमें आज को भी बचाना है और आने वाले कल को भी बचाना है। Environment education made compulsory in school curriculum following a 2003 Supreme Court judgment। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दिया कि सारे स्कूलों में इन्वायरमेंट एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया जाए, इवन के अब तो कॉलेजेस में भी कंपलसरी है। आप लोगों को भी ग्रेजुएशन की डिग्री तब मिलती है जब आप इन्वायरमेंट का पेपर क्लियर कर लेते हो, नहीं तो आप सारे क्लियर कर लो, जब तक आपका इन्वायरमेंट का पेपर क्लियर नहीं होता आपको डिग्री असाइन नहीं होती, चाहे वो एक फॉर्मेलिटी की तरह ही रह गया है, बट स्टिल ये आप लोगों को पता है कि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जरूरी है आज के टाइम पे, मतलब वो एक सब्जेक्ट की तरह बन के रह गया है, हमें तो उसमें बस वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो गोले भरने होते हैं, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। तो इस वजह से इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है। इन्वायरमेंट एजुकेशन बेसिकली है क्या? देखो बहुत सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट है वो आपको इनेबल करता है सस्टेनेबल फ्यूचर के रिलेटेड, फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग, क्योंकि देखो अब यहां पर सारे पॉइंट्स क्या हैं कि हमें घुमा फिरा के ये एक बात बोल रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना? क्योंकि अब देखो अगर आप अपने घर में देखो, आप अपने घर में देखो, हम अपने घर में सफाई रखना पसंद करते हैं, यस और नो? हम अपने घर में सफाई रखना पसंद करते हैं क्योंकि अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो उससे ना बहुत सारे 1 2 3 ऐसे इवेंट्स हैं वो अपने आप क्रिएट होते जाएंगे। जैसे कि अगर आप सफाई नहीं रखोगे, सपोज करो आपके घर में पानी खड़ा हुआ है, तो पानी खड़ा हुआ है तो पानी से मच्छर आएगा, मच्छर से आप लोगों को पता है डेंगू और मलेरिया फैल जाता है। उस डेंगू और मलेरिया अगर आपके घर के किसी एक मेंबर को हो गया तो आपकी पूरी फैमिली को हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो एक इवेंट अगर बहुत सारे इवेंट्स को क्या करता है, लीड कर देता है। एक इवेंट होता है तो उससे और बहुत सारे इवेंट्स अपने आप हो जाते हैं, है ना? जैसे कई बार आपका थोड़ा सा ना सर दर्द होता है, आप उसको इग्नोर कर देते हो, सर दर्द होने के बाद आपकी बॉडी पेन हो जाता है, फिर आपको जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है, अगर तब भी आप उसको इग्नोर करो तो आपको भयंकर वाला बुखार भी हो जाता है, होता है या नहीं होता? तो इस वजह से इन्वायरमेंट एजुकेशन का मेन फंडा यह है कि हम स्टार्टिंग में ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, हम स्टार्टिंग में ही उन सारी चीजों को
खत्म कर दें जो बाकी चीजों को लीड करने वाली है। हमें पता है कि अगर डेंगू कैसे होगा, डेंगू तब होगा अगर यहां पर पानी खड़ा होगा, तो अगर हम उस पानी को नहीं खड़ने देंगे तो मच्छर नहीं आएगा, है इस वजह से। समटाइम्स इंक्लूड ऑल एफर्ट्स, ठीक है, हम पब्लिक को भी अवेयर करते हैं। आप लोगों को पता है कैंपेन्स निकलते हैं, वेबसाइट्स, मीडिया कैंपेन, ठीक है, स्वच्छता भारत, एक हफ्ते के कैंपेन्स होते हैं, कुछ एक दिन का कैंपेन होता है, कुछ एक महीने के होते हैं, समझ रहे हो ना। और इवन के अवार्ड तक दिए जाते हैं, इवन के अवार्ड भी दिए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है, पार्क्स में बुलाया जाता है लोगों को, इस तरीके से, समझ रहे हो ना, ताकि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दी जा सके, सो दैट वी कैन अवेयर द पीपल, हम लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर कर पाए। राइट। इन्वायरमेंट एजुकेशन, अब इन्वायरमेंट एजुकेशन की अगर शुरुआत देखें, अब ना जो हम पीपल और इन्वायरमेंट शुरू करेंगे तो उसमें हम शुरू भी यहां से करेंगे अपना क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। बेटे सब पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी, घबराओ मत। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इसकी मैराथन भी आपको मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हो, काफी बार मैंने ये टॉपिक पढ़ाया। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में क्या है कि 1972 से लेके अलग अलग एक्ट्स आए हैं, कभी क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, ये सारी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, वो हम कल शुरू करेंगे। एनवायरमेंट, तो ये कन्वेंशंस, हर कन्वेंशन एक अलग चीज बोलती है, तो उसकी शुरुआत है, वो ये मान के चलो कि 1972 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। जो इन्वायरमेंट एजुकेशन का कंसेप्ट था, चाहे उसके बारे में नॉर्मली जो बातें होनी शुरू हो गई थी वो 1960 में होनी शुरू हो गई थी, 1960 में होनी शुरू हो गई थी, बट अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर इसको फॉर्मली देखा जाए, तो सबसे पहला IUCN की एक मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, इन 1970। तो 1970 में आप ये मान के चलो कि इसकी शुरुआत हुई थी, जहां की एक मीटिंग हुई थी, कहां पे, नेवाडा में, जो कि US में है, जिसमें यह बताया गया था कि लोगों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होना चाहिए, लोगों को अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेने चाहिए, लोगों के अंदर वो सारी चीजें इनकलकेट करनी, उन लोगों को के अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करना कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, कि वो क्या करें, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो सबसे पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो 1972 में हुई। कहां पे हुई, 1972 में हुई, जिसमें यह बोला गया कि जो इन्वायरमेंट एजुकेशन का कंसेप्ट है, या जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का कंसेप्ट है, उसको पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बढ़ावा देना चाहिए, पूरी दुनिया के लोगों को इसको आगे आके इसका पार्ट बनना चाहिए। ठीक है जी, क्या बोला गया कि पूरे वर्ल्ड के सब लोगों को इसका पार्ट बनना चाहिए। वर्ल्ड के सारे लोगों को इसका क्या बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। राइट, ओके। इसमें दो चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने एक अपनी बॉडी बनाई थी, UNEP। मैं इस वजह से इसमें डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे आएंगी, ठीक है, ये फुल लेंथ टॉपिक है, 4-4, 5-5 स्लाइड है एक एक टॉपिक की,
फिलहाल इस वजह से यहां पर सिर्फ दिमाग में रखना कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएनईपी एक प्रोग्राम बनाया गया था, मतलब इंटरनेशनल इन्वायरमेंट
एजुकेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो 1975 में बेलग्रेड में बनाया गया था, जिसका था कि हम एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए किस तरीके से अपना विजन क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द विजन। हम किस तरीके से अपना विजन क्रिएट कर सकते हैं कि हम मतलब समझ रहे हो ना कि एक रोड मैप कैसा बना सकते हैं। हम एक रोड मैप कैसा बना सकते हैं कि हाँ अगर हम रोड मैप बनाएंगे तो हम इस चीज को, हम अपने टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं। और उस विजन को अप्रूवल कब मिली, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई फिर एनवायरमेंट एजुकेशन पे 1977 में, कहां पर, तबलीसी में। 1975 में ब्लूप्रिंट बना दिया गया और 1977 में 1977 में उस ब्लूप्रिंट को एक तरीके से अप्रूवल मिल गई। क्या हो गई, अप्रूवल मिल गई। मीनू बेटा एनवायरमेंट यूनिट कल या परसों से शुरू होगी। तबलीसी एक अप्रूवल मिल गई जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एनवायरमेंटल एजुकेशन के रोल, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना। समझ रहे हो ना, ये जो कन्वेंशन हुई थी इसमें यह बताया गया था कि हमें किस तरीके से एनवायरमेंट को संभालना चाहिए, एनवायरमेंट एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कौन कौन से टारगेट्स होने चाहिए, किस तरीके से लोग इसका पार्ट बन सकते हैं, वो सारी चीजें। देखो पीडीएफ कैसे डाउनलोड होती है वो मैं आपको बताता हूं। जब क्लास अब खत्म हो जाती है तो जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग पे आते हो ना, वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करने की ऑप्शन होती है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, राइट। और बच्चे मेरा कंटेंट लिखा हुआ हिंदी में, इंग्लिश में होता है। कंटेंट हिंदी में अभी फिलहाल इस सेशन तो पॉसिबल नहीं है, मगर मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं बोलूं वो मैं प्योर हिंदी में सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से पढ़ सकते हो जो आपको हिंदी में भी नोट्स दे रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए। बोलिए रुखसार, क्या पूछ रहे हो? सुमाना वो नहीं पेपर में पूछा जाता बेटे आपको, हायर एजुकेशन का है ये। कौन सी क्लास हो गई? अब जैसे ये देखो, अरे नहीं सिलेबस नहीं चेंज हुआ बेटा, 3 साल से सेम वही सिलेबस है, टेंशन मत लो। अब ये वाली चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस। अब ये सीक्वेंस वाइज ही पूछा जाएगा। मैथ अभी होगा, 3 टॉपिक्स हुए हैं, बाकी सारे टॉपिक्स अभी होने हैं। पहले आप लोगों को इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड करोगे और सेंसिटिविटी बताओगे कि इन्वायरमेंट की जरूरत क्यों है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, राइट। उसके बाद वो अवेयरनेस नॉलेज में कन्वर्ट होगी। वो जो अवेयरनेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। नॉलेज में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि आप फिर उन चीजों को एक्सपीरियंस करोगे और आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। किसको लेके, एनवायरमेंट को लेके। आपके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी कि अच्छा यार ये एनवायरमेंट है, जो अवेयरनेस थी वो नॉलेज बन जाएगी। जब कोई चीज नॉलेज बनती है, नॉलेज बनने के बाद फिर वो आपके एटीट्यूड का पार्ट बन जाती है, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्टेड फील करते हो। व्हाट यू डू, आप उसके साथ कनेक्टेड फील करते हो। अच्छा यार ये मेरे, मतलब समझ रहे हो ना, किसी एटीट्यूड बेसिकली होता क्या है, एटीट्यूड का मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को फेवरेबली या अनफेवरेबली टैकल करने को एटीट्यूड बोल दिया जाता है। टू कैर सेट ऑफ वैल्यूज एंड फीलिंग्स ऑफ कंसर्न, मतलब एटीट्यूड के अंदर आप लोगों के
अफेक्टिव डोमेन भी आ जाता है, कॉग्निटिव डोमेन भी आ जाता है, बाकी सारे डोमेन्स आ जाते हैं। तो वो आपका एटीट्यूड बन जाता है, आपका बिहेवियर बन जाता है। फिर उसके बाद आप स्किल्स, फिर आप सोचते हो कि यार ये जो प्रॉब्लम्स आ गई है ना, मुझे इसको सॉल्व करना है। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है? मुझे स्किल्स की जरूरत है। जब आपके पास स्किल आ गए तो फिर आपने क्या किया? पार्टिसिपेट किया और देन आपने उस चीज को इवेल्युएट किया। तो ये सीक्वेंस है, समझ रहे हो ना बेटा? ये भी आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है आगे पीछे करके, और उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बेसिस पे आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आप किसी चीज को लेके अवेयर होंगे, फिर आपके पास उसकी नॉलेज आएगी, फिर आप उसके प्रति अपना एक एटीट्यूड डेवलप करोगे, फिर आपके अंदर एक स्किल्स को डेवलप करोगे, फिर आप पार्टिसिपेट करोगे और देन आप उसको इवेल्युएट करोगे। ठीक है? ये इन्वायरमेंट एजुकेशन को किस तरीके से इनकलकेट किया जा सकता है आपके अंदर। अदर मेजर माइलस्टोन, ठीक है? अब ये जो सारी चीजें हैं ये आप होमवर्क में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हम अगली क्लास में बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। ठीक है? ये इंटरनेशनल कन्वेंशन आ गई हैं कि किस तरीके से अवर कॉमन फ्यूचर आया था, किस तरीके से अर्थ समिट आई थी। ठीक है? ये वो सारी चीजें हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इस वजह से इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। उसका रीजन यही है क्योंकि ये हम उस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। राइट? अब अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इन्वायरमेंट एजुकेशन से रिलेटेड, कि जो इन्वायरमेंट है हमारा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखो, ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के एक मेन ऑब्जेक्टिव है, उसके बाकी सारे ऑब्जेक्टिव बना दिए गए। अल्टीमेटली क्या है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। यस, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को बचाना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। आप बोल सकते हो कि हाँ यार, हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, हमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे लिए एक जो सेफ इन्वायरमेंट वाला कंसेप्ट होता है ना, कि इन्वायरमेंट हमारे लिए एक, क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आप डेफिनेटली उसमें रह नहीं पाओगे। प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर हम आज, जैसे बोला जाता है ना कि जैसे आपके दादाजी बोलते हैं कि हमने कुएं में पानी देखा था, आपके मम्मी पापा बोलते हैं हमने नल में देखा था, हम टूटी में देख रहे हैं और आने वाली जनरेशन सिर्फ बॉटल में देखेगी, है ना? ऐसा बोला जाता है ना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत लिमिटेड है। राइट? और आपको ये बात भी पता है कि आप खाने के बिना तो काफी देर अपने आप को बचा सकते हो, मगर पानी के बिना नहीं रह सकते, है ना? पानी के बिना जल ही जीवन है, जैसे बोलते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो कैसे चलेगा, है ना? तो इस वजह से नहीं, अल्टीमेटली वही चीजें हैं। एम ऑब्जेक्टिव का मतलब वही सारी चीजें हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखो यार, अपना यहां पर कुछ बच्चे नए होंगे तो मैं उनको ना थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो ना, ध्यान से सुनो बच्चे प्लीज, ये चीज आपको बहुत काम आएगी। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो ना तो उसको ना एक अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पे पढ़ा करो। समझ रहे हो? इस चीज का रीजन मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले चीजों पे समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना पीपीटी में लिखा हुआ होता है या जितना टीचर ने पढ़ाया, और दूसरे वाले होते हैं जो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर आप ना मुझे एक एक पॉइंट बताओ, इसका मतलब क्या होता है। नहीं, क्योंकि जब आप लोगों को इतना पता चल गया कि हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि अच्छा यार, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए। हमें पानी को संभालना चाहिए, है ना? हमें फर्टिलाइजर यूज नहीं करने चाहिए। इससे क्या होगी, ये वो तरीके हैं जिससे आप लोगों की एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से पेपर क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पीपीटी के लेवल तक या बुक के लेवल तक ही पढ़ते हैं। जब तक आप सिर्फ बुक के लेवल तक ही पढ़ते रहोगे, जब तक आप सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहोगे, तब तक पेपर में जो चीजें पूछी जाएंगी उनको आप आंसर नहीं कर पाओगे।
समझ रहे हो ना? तो हर चीज को पढ़ते टाइम, हर चीज को समझते टाइम अपने दिमाग को खुला रखा करो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इस चीज को समझना कि हमें एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें वही है, देखो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो आजकल, चलो हम तो गांव में रहते हैं, ठीक है, हमारा घर काफी बड़ा है। आप शहरों में चले जाओ, इतने मतलब ऐसी ऐसी मतलब 20-20 स्टोरी की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोगों के छोटे छोटे घर हैं, और एक ही बिल्डिंग में 500-500 घर बना रखे हैं लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने देखा है मेट्रो सिटीज में, अगर आप जाते हो बेंगलोर में, मुंबई में, है ना, इस तरीके से। अब वो इसी वजह से है क्योंकि पॉपुलेशन दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम शहर में रहने वाले लोग गांव में नहीं रह पाते, और गांव वाले तो शहर में नहीं रह पाते, शहर वाले तो गांव में रह लेंगे, गांव वाले शहर में पॉसिबल नहीं हो पाता, जो मुझे लगता है। क्योंकि शहर से कोई बंदा गांव में आएगा ना, तो उसे बहुत अजीब लगेगा, मतलब उसे खुला खुला लगेगा, उसे लगेगा ये इतने बड़े घर भी होते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसा, इतना बड़ा घर भी होता है, इतनी शुद्ध हवा भी होती है। और वो लोग जो हमेशा से गांव में रहे हैं, वो शहर में चले जाएंगे, उनका दम घुटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सो दिस इज समथिंग कि जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हो, आप उसको वैसे ही आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है ना, इस वजह से। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो सिंपल आपको ये बताते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एनवायरनमेंट को बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एनवायरनमेंट की सुरक्षा ये सारी हमारी ही जिम्मेवारी है। एम ये पहले वाली चल रहे हैं, ठीक है, अभी इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बचेगा। अब ये आ गया कि जरूरत क्या है। अब जरूरत क्या है, सिंपल वही है कि अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। यस सर, अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट, समझ रहे हो ना? आप लोग अक्सर बोलते हैं कि जैसे हम ओजोन में एक एक होल है, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है सूरज की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, जो रेज हैं, वो जमीन पे आती हैं, जिसकी वजह से 75 तरीके की लोगों को बीमारियां होती हैं, स्किन कैंसर हो जाता है, अस्थमा, अल्ट्रावायलेट, समझ रहे हो ना? क्योंकि ओजोन है वो डिप्लेट हो रही है। तो अल्टीमेटली अगर आप नीड को देखेंगे तो फिर वो हर चीज से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट से हो, चाहे वो हमारी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आने वाले टाइम में हम पानी से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कल्चरल हेरिटेज है, प्रोस्पेरिटी है। जैसे अभी आप लोगों ने वो भी देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन पहले तो नहीं, मतलब काफी देर पहले, वो कि ताजमहल का रंग है वो चेंज होना शुरू हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ताजमहल है ना, उसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया था एसिड रेन की वजह से, है ना? तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें इसी वजह से हैं क्योंकि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन नहीं हो रही। अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये सारी चीजें भी अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो मेन जो हमारा लॉजिक है, या जो मेन हमारा फंडामेंटल जो हमें जिस चीज के बारे में हमें सोचना है, वो यही है कि किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमें किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने जब भी उनको बताया कि हम एटलीस्ट हम अपने बर्थडे पे तो एक पेड़ लगा ही सकते हैं ना, तो बच्चे अपने जन्मदिन पे भेजते हैं फोटोज की, सर हमने आज पेड़ लगाया, हमने आज एक पौधा लगाया। उससे भी आपका एनवायरनमेंट है, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप लगाओगे तो आपकी जो हवा है, जो ये सारी चीजें, वो क्या हो जाती हैं, वो सही हो जाती है। वही है कि भाई प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए,
फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल सारे एस्पेक्ट्स होने चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हम इन्वायरमेंट अगर हमारा डिग्रेड होता रहेगा और दूसरी साइड पे, क्योंकि समझ रहे हो ना, जैसे अगर आप एक साइड पे ये बोलते हो कि भाई हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, काजल 11 बजे होती है बेटा, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और उसके लिए हम पेड़ काटना चाहते हैं, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी कि भाई तुम इकोनॉमी की तो ग्रोथ करना चाहते हो बट उससे आपके एनवायरमेंट की ग्रोथ तो खराब हो रही है ना। नो डाउट आप इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हो बट उसका कोई और अल्टरनेटिव भी तो हो सकता है। देयर कैन बी सम अदर अल्टरनेटिव, बट हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमें तो इंडस्ट्री के बारे में सोचना है ना, इस वजह से। अब इंडियन प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज। द सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, कब? 1984 में। ध्यान से समझना, 1984 में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीई, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, उसको सेटअप किया गया था। 1991 में एनवायरमेंट एजुकेशन को ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन पे कंपलसरी कर दिया गया था और 2003 में स्कूल लेवल पे कंपलसरी कर दिया गया था। और आर्टिकल 48A क्या बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एनवायरमेंटल एक्ट आर्टिकल 48E है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट एंड टू द सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कि किस तरीके से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, हम अपने एनवायरमेंट को बचाएं, वाइल्ड लाइफ को बचाएं, जंगलों को बचाएं, क्योंकि अगर ये एनवायरमेंट है तभी हम हैं, अगर एनवायरमेंट नहीं है तो हम भी नहीं। अगर एनवायरमेंट नहीं है तो हम भी नहीं है ना। उसके बाद फिर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें तो हर चीज पे ही फोकस किया गया था, उसमें तो हर चीज पे ही फोकस किया गया था। फिर वो चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे वो योगा हो, उसके तो 24 चैप्टर्स थे, इसके तो 24 चैप्टर्स थे। हर चैप्टर में एक अलग पर्सपेक्टिव को बोला गया था। उसके बाद फिर 2005 में एनसीएफ आया था, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाँ बताया था ना। 2005 में एक न्यू एनसीएफ आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें यह बोला गया था कि एनवायरमेंट एजुकेशन है उसको स्कूल कॉलेजेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए, मतलब स्कूल के लिए था, इंप्लीमेंट करना चाहिए बट इस लेवल पे कि बच्चे उस चीज को अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। क्या करें? उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट बन के रह जाए। उसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज हैं, कुछ हमारी इंटरनेशनल लेवल की बॉडीज हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। जो यूनाइटेड नेशंस है ना हमारे, यूएन की ये सुप्रीम बॉडी है यूएनईपी, जो उसके सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स को देखती है। क्वेश्चन भी पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑफ द यूएन लुक आफ्टर टू द एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी प्रोग्राम्स को देखने का काम कौन करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी के द्वारा ही वो सारे प्रोग्राम्स को देखा जाता है। सुप्रीम बॉडी है, एक अपेक्स बॉडी है, जो ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से एक्शन की जरूरत है, कौन से एक्शन की जरूरत नहीं है। सो दैट कम्स अंडर यूएनईपी, अपेक्स बॉडी फॉर एनवायरमेंट। ठीक है जी। उसके बाद टुडे ईई इज इनफॉर्मल एजुकेशन इज हैंडल्ड एट 3 लेवल। आज के टाइम पे अगर हम आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम देखें तो उसमें जो हमारा एनवायरमेंट एजुकेशन है ना, उसको 3 अलग अलग लेवल पे देखा जाता है।
पहला, प्राइमरी लेवल पे आपने देखा होगा एसएसटी पढ़ाया जाता था, है ना, अभी पढ़ाया जाता होगा, मतलब एसएसटी करके, पता नहीं उसकी फुल फॉर्म तो पता नहीं ईवीएस है या एसएसटी करके, मतलब छोटे बच्चों को ये सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद फिर मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। वहां पर जैसे वर्ण महाउत्सव है, स्कूल में आप लोगों ने भी देखा होगा, वर्ण महाउत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर आप घर घर जाके, आप सड़क पे, आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस में क्या करते हो, पेड़ लगाते हो। इवन के 5 जून को इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो वाला। और उसके बाद फिर जो पीजी लेवल पे, यूजी लेवल पे, तो आप लोगों को पता ही है कि इसके बिना आपको डिग्री भी नहीं मिलती। अगर आप इस सब्जेक्ट को नहीं क्लियर करोगे तो उसके बाद तो आपको फिर डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमारी सरकार ने इस चीज को काफी सीरियसली लिया है कि हमें किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, राइट। ओके, इसके लिए जो एनसीईआरटी है, ठीक है, आप लोगों को एक बात पता है कि जो जो एनसीईआरटी है वो नेशनल लेवल पे है, सेम उसी तरीके की बॉडी एक स्टेट लेवल पे भी काम करती है, जिसको एससीईआरटी बोला जाता है, यस और नो। और उसके साथ डीआईटी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो एक तो पहले आप लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी ने एजुकेशन कमीशन जो 64 66 में आया था, कोठारी कमीशन, उसके बेसिस पे, फिर उसके बाद नेशनल पॉलिसी, समझ रहे हो ना, वही सारी चीजें चल रही हैं। पेपर में इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाता, बस एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपको वही क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप ही, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सब्जेक्ट की तरह होना चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, वही चीज है। फिर भी एक बार आप इसको देख लेना। इंडियन प्रोस्पेक्टिव। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि हमें कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। देखो, पॉपुलेशन, बहुत इस चीज को इग्नोर किया जाता है, बट एक्चुअली में पॉपुलेशन भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि देखो, पेड़ कब काटे जाएंगे, जब लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। लोग, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो अल्टीमेटली उनके रहने के लिए भी तो जगह ज्यादा चाहिए, समझ रहे हो, है ना। तो जैसे अगर इंडिया की आबादी 1992 में 72 करोड़ थी, 72 करोड़ थी, वो ऑलमोस्ट अब 130 करोड़ हो चुकी है, 130 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उनको रहना है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, फिर वो और आगे बढ़ते जा रही है, समझ रहे हो ना। तो वो बात, इस वजह से जो धरती है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, फूड है, न्यूट्रिशन है, पॉपुलेशन है, मैन है, नेचर के रिलेशनशिप्स की यहां पर बात की। उसके बाद सीईसी, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये सेटअप किया गया था 1984 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, एज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन इज मैंडेट टू प्रमोट। तो इंडिया के अंदर अगर पूछा जाए कि इन्वायरमेंट को के प्रति अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए या अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कौन सी बॉडी है, सीईई, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो कि 1984 के अंदर बनाई गई थी। 1984 के अंदर जो बॉडी बनाई गई थी, जिसको बोला जाता है सीईई, ये प्रोग्राम्स बनाता है, कंटेंट बनाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईएसडी की फुल फॉर्म याद रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम कल इन्वायरमेंट शुरू करेंगे ना, आपको बार बार वर्ड सुनने को मिलेगा, सस्टेनेबल 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 सस्टेनेबल। वो सस्टेनेबल एक्चुअली में है क्या? सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आज को भी बचाना और आने वाले कल को भी बचाना। हम आज को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, बट आने वाले कल को प्रोटेक्ट करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर। आने वाले कल को बचाना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। आने वाले कल को बचाना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आज तो आप पागलों की तरह सारे काम किए जा रहे हो, अब पानी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि भाई हमें मिल रहा है वही काफी है।
बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी जनरेशन के बाद तो और बहुत सारी जनरेशन भी आएंगी ना, नहीं इसमें एनवायरमेंट एजुकेशन, इसमें और क्लासेस भी होंगी। हमें तो सेल्फिश नहीं होना, आप ऐसा बोल सकते हो। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि ठीक है भाई हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें खाने के लिए खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना है। ठीक है, दैट इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम दिया गया। इसका विजन क्या है? टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस दैट अ पार्टनरशिप विद अदर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो सीई है, इसका विजन क्या है या मिशन क्या है कि हमें सब लोगों के साथ मिलके नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, लोकल लेवल पे, हर लेवल पे हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करना है, हमें एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और भी सारी चीजों पे क्या कर सकें, वर्क कर सकें, बाकी सारी चीजों पे भी हम काम कर सकें, सो दैट वी कैन वर्क ऑन सम अदर थिंग्स एज वेल, हम बाकी सारी चीजों पे भी काम कर सकें। इज इट क्लियर बेटा? इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आगे आपका वो जो हमने पहले पढ़ा, ये आगे एनवायरमेंट कन्वेंशंस में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी इसको हम यहां पे छोड़ देते हैं। अरे एंशिएंट की कोई मैराथन नहीं हुई थी, अभी एंशिएंट पढ़ाना है आप लोगों को। ये 2-4 दिन के अंदर आपकी ये सारी यूनिट्स खत्म। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल्स में हायर पीपल और डेवलपमेंट को कंपलसरी कर दिया था, ऐसा था वो पॉइंट। नहीं, अभी इसमें 2-3 क्लासेस और होंगी, वो मैं ऐड करवा दूंगा। 11 बजे तो आप कल से एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा। अब से आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलेंगी, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी आ गया है, सब चीजें हो गई हैं, अब तो आप ही टारगेट हो, समझ रहे हो ना। पहले वाले तो जो बच्चे थे हमारे, उन्होंने सब कर लिया, अब उनसे बड़ा रिजल्ट हमें आप लोगों से लेके आना है, समझ रहे हो ना। उनसे बड़ा रिजल्ट अब आप लोगों से लेके आना है। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, अब आप लोगों की जिम्मेवारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। बेटा शेड्यूल सुबह 11 बजे, यार शेड्यूल देखो आप, सिंपल सी बात है, आने अकेडमी में मेरी प्रोफाइल में जाओ और सारे कोर्सेज को एनरोल कर लो। अगर आपने एनरोल कर लिया तो आपको क्लास से पहले नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, आप शेड्यूल में देख सकते हो कब कौन सी क्लास है, कितने बजे क्लास है। एनरोल करना पड़ेगा ना, एनरोल करने से पहले कैसे पता चलेगा? आपको एनरोल करना पड़ेगा। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये वाला पॉइंट रशिका एक बार देख लेना बच्चे, मैं इसको देखूंगा। एंशिएंट की मैराथन अभी हुई नहीं है। एनवायरमेंट एजुकेशन का मतलब ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन से अपनी प्रोटेक्शन करना। देखो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उतना भी पढ़ लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देखो आप एक बात देखो यार, आप लोगों के लिए उन बच्चों की इंटरव्यूज लेके आ रहे हैं ना, वो इसी वजह से तो लेके आ रहे हैं ना, क्योंकि वो भी आप ही की तरह यहीं पे पढ़ते थे, इसी वजह से तो वो AIR 1 लेके आ रहे हैं, इतने सारे JRF फोल्डर्स आ रहे हैं। तो आप भरोसा रख के पढ़ाई कीजिए, भरोसा रख के पढ़ाई कीजिए, टेंशन नहीं लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रस्ट। जब आप ट्रस्ट रखते हो तो सारी चीजें सही होती। अगर आप इतना भी पढ़ लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा क्या पढ़ लोगे बेटा, आप खुद बताओ, इससे ज्यादा आप क्या पढ़ लोगे? टेलीग्राम पे एक चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, आप टेलीग्राम पे सर्च बार में लिखो कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको एक 54,000 स्टूडेंट्स वाला चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो। वहां पे आप कुछ लिख नहीं सकते, वहां पे आप कोई डाउट नहीं ले सकते, आप वहां पर आपको सिर्फ नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा। पेपर की क्लासेस नॉर्मली 1 और एक ही होगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। ठीक है, चलो अभी आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज प्लीज प्लीज
सीरियसली पढ़ाई कीजिए, भरोसा रख के पढ़ाई कीजिए, समझ रहे हो ना? फुल फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी आप जितना पढ़ोगे उतना आपको आगे जाके फायदा होगा। ठीक है, इस कोर्स में मैं 2-3 क्लासेस ऐड करवाऊंगा, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम पे बता भी दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।